Assalamualaikum. This is Simra Khan. Today's topic is modern concept of bonding. So let's start. Orbital structure of atom. The present day model of the atom considers the electron to be free to move about in the entire volume surrounding the nucleus. हाँ, तो हमें प्रीवियसली हमें बोहर की थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के सराउंड जो हैं वो क्या कहते हैं क्लोज ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है, और उनको एक ऑर्बिट से दूसरे मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाने के लिए उनको उन दो ऑर्बिट के डिफरेंस के इक्वल जो है वो एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है। इससे वो या तो लूज़ करनी पड़ती है या गेन करनी पड़ती है। मीन्स लूज़ करेंगे तो वो लोअर पे आ जाएंगे, गेन करके वो हायर ऑर्बिट पे चले जाएंगे। तो ये बोहर का जो है वो थ्योरी थी, और उसने ये कहा था कि जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सेम ऑर्बिट में है तो उसको उसने स्टेशनरी स्टेट्स कहा था उन ऑर्बिट को। ठीक है, अब ये तो था हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट, लेकिन अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के एंटायर वॉल्यूम में जो है वो रिवॉल्व करता है। अब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वरना पहले क्या बोला था कि वो क्लोज ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स में अगर उनको एनर्जी मतलब हायर ऑर्बिट्स में जाना होता है तो ये एनर्जी लूज़ या गेन मतलब हायर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट में जाना होता है तो एनर्जी लूज़ या गेन करते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये बता रहे हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन असल में क्लोज ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि ये पूरा इंटायर वॉल्यूम जो होता है अराउंड न्यूक्लियस उसके जो है उसके ऊपर जो है वो रिवॉल्व करता है। The electron executes back and forth motion about the nucleus rather than moving in closed orbits as was originally believed. ये वही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो दिखाते हैं, मतलब कि मतलब न्यूक्लियस के करीब और दूर जाते रहते हैं इस तरह से, और क्या नाम है, और ये कोई क्लोज ऑर्बिट्स में मूव नहीं करते जैसे कि पहले बिलीव किया जाता था। बाय मूविंग रैपिडली टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड अवे फ्रॉम इट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस द इलेक्ट्रॉन वर्चुअली ऑक्यूपाइज टायर स्पेस अराउंड इट। इस तरह से ये आगे पीछे अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड फार फ्रॉम न्यूक्लियस ये जब ये इस तरह से मोशन दिखाते हैं तो इससे क्या होता है कि ये पूरा एंटायर जो वॉल्यूम है अराउंड न्यूक्लियस वो उसको कवर करते हैं। So that if the electron were visible to the eye, it would not appear as a particle but would give the appearance of a diffused spherical cloud formed by its motion and thus called the electron cloud. तो जब ये इस तरह से मूवमेंट दिखाते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, तो जब हम अगर हम इसको विजिबल अपनी आई से देखें तो इस हमें ये कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन है इधर उधर जा रहा है। ये हमें पार्टिकल नहीं दिखेगा, बल्कि एक क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो जब वो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं तो इससे हमें ये पार्टिकल्स नज़र नहीं आते आई में, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे एक क्लाउड है, मतलब एक बादल है किसी चीज़ का। ठीक है, और ये जो बादल है या ये जो क्लाउड है ये इलेक्ट्रॉन से बना होता है, इसलिए इसको हमने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम दिया है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जो है जैसे कि हमारा सीलिंग फ़ैन होता है, जब हम रेगुलेटर को स्लो पे करते हैं तो क्या होता है कि जो ब्लेड्स हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं गिवन टाइम में। वो ब्लेड वन ब्लेड जो है वो कहीं ना कहीं होता है, उसकी कोई पोजीशन होती है। लेकिन जब हम रेगुलेटर को और रेगुलेटर को मूव करते हैं हाई क्या कहते हैं हाई पोजीशन पे, तो क्या होता है कि जो ब्लेड्स हैं वो हमें नज़र नहीं आते, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि जो जो थ्री ब्लेड्स हैं फ़ैन के वो पूरा इंटायर स्पेस उन्होंने कवर किया हुआ है जो मशीन है मेन मशीन के अराउंड। इसी तरह से न्यूक्लियस हैं, जब इलेक्ट्रॉन को हम स्लो मोशन में देखते हैं ना तो वो गिवन टाइम में कहीं ना कहीं वन इलेक्ट्रॉन गिवन टाइम में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन जब हम वैसे ही नॉर्मली उनको अपनी आंखों से देंगे तो ऐसा लगेगा उन्हें पूरा एंटायर स्पेस कवर किया हुआ है, क्लाउड की तरीके से नज़र आएंगे हमें। ठीक है, इसी तरह से इसलिए इनको हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम दिया है। The shape and size of the region in space around the nucleus where the probability of the finding the electron is maximum is called the orbitals। और वो स्पेस और रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? ऑर्बिटल्स।
आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, हम कैसे आइडेंटिफाई करें एटम्स में कि जो है इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है इस वक्त। ठीक है, तो उसके लिए 4 क्वांटम नंबर्स हैं। अब ये 4 क्वांटम नंबर्स क्या हैं? फर्स्ट है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें बता रहा है साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिटल। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल बता रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल की डायरेक्शन, और उसके जो है ना मतलब वो किस डायरेक्शन में है, किस सिमत में है, अराउंड द न्यूक्लियस एक्सेट्रा। स्पिन क्वांटम नंबर, डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। अच्छा, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली ने क्या कहा था? द टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल में हैव द सेम प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बट दे मस्ट हैव डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर्स। यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल में, उनका सेम प्रिंसिपल मीन साइज और एनर्जी हो सकती है। एजीमुथल मीन्स शेप हो सकती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मीन्स उनकी ओरिएंटेशन सेम हो सकती है उन इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, यानी स्पिन मीन्स कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, ऑन ये स्पिन क्या, कौन सी वाले स्पिन कह रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के सराउंड घूम रहे होते हैं, और एक इनका अपना ऑन एक्सिस में ये घूम रहे होते हैं। तो वो जो ऑन एक्सिस की जो स्पिन है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स की जो आपस में करीब करीब है, उन दो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक की क्लॉकवाइज होनी चाहिए और एक की एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तभी वो दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रह सकते हैं। Such pair of electrons with opposite spin are referred to as the spin paired electron। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी ऑपोजिट स्पिन है आपस में, तो वो क्या कहलाते हैं? स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट चलते हैं, द स्टोरी ऑफ शेल्स। अब हमने ये सब पढ़ लिया, थ्योरीज और ऊपर का सब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ शेल्स। शेल्स की क्या स्टोरी है? इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर सेट टू ऑक्यूपाई अ शेल विच इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। वो इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम साइज़ और एनर्जी होते हैं, ठीक है, तो वो एक सेम शेल को ऑक्यूपाई करते हैं, और उन जो से ठीक है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल को ऑक्यूपाई करते हैं, वो जिनकी साइज़ और एनर्जी सेम होती है। अब ये जो शेल्स हैं इनके भी फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें? सब शेल्स में। अब इसका जो लास्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि वो तो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं जिनकी साइज़ और एनर्जी सेम होती है, जो इन इलेक्ट्रॉन की, वो सेम शेल ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन ये जो शेल हैं, अब इसको भी खोल दिया, इस शेल में भी सब शेल्स होते हैं। अब सब शेल्स में की कहानी क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, द शेल्स एनवलपिंग ईच अदर आर डिजाइंड बाय न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और बाय द लेटर्स KLMNOP एंड Q। स्टार्टिंग फ्रॉम दी शेल, अब ये शेल का ही बता रहे हैं इसमें कि जो सबसे करीब होगा न्यूक्लियस। अब नंबरिंग दी गई है यहाँ पे ना शेल्स की, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो है ना न्यूक्लियस के करीब कौन सा शेल है, फिर उससे दूर में है, या उससे और दूर इलेक्ट्रॉन उसमें है प्रेजेंट। तो इसके लिए नंबरिंग दी गई है। जो न्यूक्लियस से करीब होगा उसको 1 कहेंगे, फिर उसके उससे उससे आगे जो होगा उसको 2, फिर उससे उससे पीछे 3, उसके पीछे 4, उससे पीछे 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम मतलब ए बी इन दी लेटर्स, इन दी फॉर्म ऑफ लेटर्स भी कर सकते हैं, जैसे KLMNOP एंड Q। के जो है वो फर्स्ट शेल को कहा गया है। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल शेल। अब ये तो हो गई शेल की कहानी कि हमने नंबरिंग भी कर दी शेल्स की। अब इसमें क्या बोला था कि शेल्स के अंदर भी सब शेल्स होते हैं। अब कितने सब शेल्स होते हैं एक शेल के अंदर? तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस शेल का नंबर क्या है। अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा। सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे। थर्ड शेल है तो उसमें 3 सब शेल होंगे एंड सो ऑन। So far, only 4 subshells designated as P, D, and F are known, and the relative energy increase in the order mentioned above। अभी तक सिर्फ 4 सबशेल को डेजिग्नेट किया गया है, मतलब और भी होते हैं, जैसे कि अगर फिफ्थ शेल है तो उसके पास 5 सबशेल होंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है वो अभी साइंटिस्ट ने सिर्फ
4 सब शेल्स जो हैं वो डेजिग्नेट किए गए हैं एस, पी, डी एंड एफ, और इनकी जो एनर्जी है वो भी इनके ऑर्डर में, जैसे कि एस की सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी, फिर उससे ज़्यादा पी की होगी, फिर डी की होगी, एंड सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो एफ की होगी। आगे चलते हैं। The subshells of different shells are identified by giving the number of the principal shell before the type of the सबशेल। अब जो ये जो शेल है वो कैसे मतलब किसी भी शेल का सबशेल कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो सबशेल है वो इस शेल का है, वो ऐसे हमने इसको भी डेजिग्नेट किया है। हमने कैसे किया है, जैसे कि ये टेबल दिखाया गया है, इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स और नंबर ऑफ़ सबशेल्स। अब इसमें क्या दिखाया है, 1 2 3 नंबर ऑफ़ शेल फर्स्ट, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेल फर्स्ट शेल का जो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सब शेल। अब फर्स्ट शेल में कितने शेल्स होते हैं, सिर्फ एक, तो इसमें सिर्फ एस सब शेल होगा, ठीक है। तो उसका 1 एस, यानी प्रिंसिपल शेल पे हम पहले राइट करेंगे एंड देन उसका जो सब शेल है, ठीक है, जो एस सब शेल है वो राइट करेंगे। फिर सेकेंड शेल में दो जो है ना सब शेल्स होंगे, तो उसका प्रिंसिपल शेल का नंबर क्या है, 2, और फिर उसके पास कितने सब शेल होंगे, 2, तो एक होगा एस और एक होगा पी, तो 2s 2p, ठीक है। यानी 2s जो सब शेल है वो 2 सेकेंड शेल का है, और p जो सब शेल है वो 2 शेल का है, क्योंकि और भी शेल हो सकते हैं, थ्री जो है ना 3p भी हो सकता, मतलब पी सब शेल किसी और सब शेल का भी हो, पी सब शेल जो है वो किसी और शेल का भी हो सकता है, इस तरह से। इसलिए हमें दोनों दफ़ा जो है वो डिनोट करना है। फिर है थ्री शेल का 3 सब शेल होंगे, एस, पी, डी, ठीक है। तो 3s 3p एंड 3d, इस तरह से 4 शेल है तो उसके 4 सब शेल होंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। आगे चलते हैं। The subshells are further divided into smaller units called the orbitals which are the actual seat of electrons, ठीक है। अब ये जो सबशेल है ना, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इनका स्मॉलर यूनिट्स में, या जहाँ पे हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम जो है ना जो वो है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पाए जाएंगे वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो सबशेल हैं असल में वो डिवाइड होते हैं, एक तो पहले शेल होता है, शेल डिवाइड होते हैं सबशेल में, सबशेल डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स में, जो एक्चुअल सीट है इलेक्ट्रॉन की। अब एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये देखते हैं। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। आगे चलते हैं। The outermost shell is known as the valence shell and the electron that occupy that shell are called the valence electron। अब जो outermost shell है, ठीक है, उसमें सब शेल भी होगा, उसमें उसके ऑर्बिटल्स भी होंगे, ठीक है। तो जो outermost shell है, सबसे लास्ट जो शेल है, उसके जो इलेक्ट्रॉन, उस शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, और क्योंकि वो हमें वैलेंसी बताता है, ठीक है, कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या जो है वो इतने बॉन्डिंग के लिए चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन जो उस शेल को ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये पिक्टोरियल दिखाई गई है, इसके ऊपर जो है वो प्रिंसिपल शेल्स दिखाए गए हैं 1 2 3 4, और जो है ना इसमें ये दिखाए गए हैं सब शेल्स कितने होते हैं। फर्स्ट में एक सब शेल होता है एस, और उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, क्योंकि एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना 2 8 जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सेकंड शेल में 2 सब शेल होंगे एस और पी, उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि कैसे कि एस के ऑर्बिटल 1 होता है, तो एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे। इस तरह से पी में कितने ऑर्बिटल्स से 3 ऑर्बिटल्स, तो उसके पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, तो उसके हर ऑर्बिटल का पी, जैसे कि पी एक्स है, पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से ये क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एस का मिला के जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह से 3 है, और इस तरह से ही जो है वो 4 प्रिंसिपल शेल के बारे में बताया गया। अच्छा, शेप्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे शेप्स और ओरिएंटेशन, हम ऑर्बिटल्स की शेप, अब सबसे हम नीचे चले जाएंगे, अब ऑर्बिटल्स की बात करेंगे
ठीक है, क्योंकि वही एक्चुअल सीट होती है इलेक्ट्रॉन की। तो शेप और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की क्या होती है? दे हैव डेफिनाइट थ्री डायमेंशन, इनकी डेफिनाइट थ्री डायमेंशनल शेप होती है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर मेनली कंसर्न विद द एस एंड पी ऑर्बिटल्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर एस और पी ऑर्बिटल्स पे कंसर्न होते हैं, डी और एफ बहुत बाद में आते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल की शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एंड एस ऑर्बिटल हैज़ द शेप ऑफ अ स्फीयर। जो एस ऑर्बिटल है उसकी जो शेप है वो एक स्फेयर की तरीके से है। इन दिस ऑर्बिटल देयर इज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस जो ये जो ऑर्बिटल है इसको अगर हम देखेंगे ना तो इसके इक्वल फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्योंकि ये स्फेयर है तो ये इसकी कोई जो है वो कॉर्नर्स नहीं है। तो इसमें जो है क्या है कि हम कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें मिल सकता है। इस पेयर के अराउंड कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हमें जो है ना वो मिल सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन अ वन एस ऑर्बिटल एंड टू एस ऑर्बिटल इज दैट the electron in the 2s orbital is farther away from nucleus and has greater energy। 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल का जो वो है इन डिफरेंस है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल है उसकी ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है बनस्बत के क्या कहते हैं 1s ऑर्बिटल के। उसकी 1s ऑर्बिटल की कम एनर्जी होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होता है। ठीक है, अगर 1s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करेगा तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, मीन्स के 2s ऑर्बिटल में चला जाएगा। इस तरह से आगे चलते हैं। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, अब पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप। एक जो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल है वो एक डम्बल शेप के जैसी है। इन कंट्रास्ट टू द एस सब शेल फॉर विच देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल। अब जैसे एस ऑर्बिटल था उसके सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था, पी सब शेल में क्या हो रहा है, देर आर थ्री ऑर्बिटल्स, तीन ऑर्बिटल हैं इसके, जैसे कि मैंने पहले बताया। जिनकी इक्वल तीनों ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी है, इक्वल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्यूपाई। तीनों की इक्वल एनर्जी है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मतलब, लेकिन एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकते, इसलिए तीनों ऑर्बिटल की सेम एनर्जी है। अब जो जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे वो फिल करते जाएंगे वैसे वैसे वो आगे चले जाएंगे। दीज थ्री पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड अलॉन्ग दी थ्री कोऑर्डिनेट्स। और ये जो थ्री ऑर्बिटल्स हैं ये तीन जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स वाई एंड जेड, उसके डायरेक्टेड अलॉन्ग उनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है एक्स वाई जेड। एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल जो है वो डायगोनल होता है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अब ये तो हमने पढ़ लिया था कि शेप्स और ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स में कैसे हिस्सा ले रहे हैं अब ये पढ़ते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इस ऑर्बिटल्स के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड और सेकंड है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लीनियर और इन टू एन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक लीनियर रिलेशनशिप बनता है इनका, मतलब लीनियर जो है वो बॉन्ड बनता है। ठीक है, और या फिर हम कहेंगे कि इन टू इन ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल्स का। अब जैसे कैसे हो रहा है, बाय द ओवरलैप ऑफ टू एस ऑर्बिटल, या तो दो एस ऑर्बिटल जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे जैसे कि पिक्टोरियल में दिखाया गया है, इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। या फिर बाय द ओवरलैप ऑफ पी एक्स एंड एस ऑर्बिटल, या फिर पी एक्स ऑर्बिटल जो है वो क्या कहते हैं वो बना लेंगे, और जैसे कि एस ऑर्बिटल है और वन एंड जो होगा पी एक्स का वो क्या कहते हैं बॉन्ड बना लेगा एस ऑर्बिटल से, तो ये इससे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। या फिर बाय द ओवरलैप ऑफ टू पी ऑर्बिटल्स, यानी एक दोनों जो पी एक्स ऑर्बिटल हैं वो अपने एंड जो है वो बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग में शामिल करेंगे और उस तरह से दो जो है ना क्या कहते हैं पी एक्स ऑर्बिटल्स जो है ना वो ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लियर। अगर हम दो ऑर्बिटल्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं बॉन्डिंग में, उनके न्यूक्लियर के दरमियान अगर लाइन ड्रॉ करें तो वो सिमेट्रिकल आएगी, एक मतलब दोनों तरीके से। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। इनको हम बस जैसे कि हम कह रहे हैं इथेन है तो दो कार्बन है,
उनके दरमियान जो है वो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, तो उस ठीक है, दो कोवलेंट बॉन्ड है और उनका सिंगल बॉन्डेडली जुड़े हुए हैं, तो उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक सिंगल लाइन होती है ना दो कार्बन के दरमियान, तो इस तरह से ही हम ये सिग्मा बॉन्ड की निशानी है, सिग्मा बॉन्ड ऐसे डिनोट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्यूपाई सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्यूपाई करते हैं सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जो सिग्मा बॉन्डिंग में जो है ना मतलब टेक पार्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कहेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय पैरेलल और साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड मतलब कि या तो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, या साइड टू साइड ओवरलैपिंग कहेंगे हम इसको। लाइक दी पी ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, अ पाई बॉन्ड हैज़ 2 लॉब्स। जैसे कि पी ऑर्बिटल जो जिसमें से ये ऑब्टेन हुआ है, पाई बॉन्ड के जो है ना वो 2 लॉब्स होते हैं। पी ऑर्बिटल के 2 लॉब होते हैं ना डंबल शेप, इस तरह से पाई बॉन्ड के भी 2 लॉब्स होते हैं। वन हाफ ऑफ द पाई बॉन्ड लाइज अबव द प्लेन, जो वन हाफ ऑफ द पाई बॉन्ड लाइज अबव द प्लेन, जैसे कि एरो से दिखाया गया है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाई द पाई बॉन्ड आर नोन एज दी, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्डिंग में टेक पार्ट लेते हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि पिक्टोरियम में दिखाया गया है पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है अल्फा, तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड बनता है। डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या है जो है ना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड देन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिग्मा बॉन्ड। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लूजली हेल्ड होते हैं सिग्मा क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड से। दे आर ऑफ हाई एनर्जी, इनकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी हाई होती है। एज अ रिजल्ट ऐसा रिजल्ट क्या होता है, पाई बॉन्ड्स मोर इजीली ब्रोकन एंड आर मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड्स। इसीलिए क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं ना वो आसानी के साथ टूट सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी सिग्मा बॉन्ड्स, और क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना आसान होता है। रोटेशन ऑफ एटम इज़ नॉट पॉसिबल अराउंड अ पाई बॉन्ड। एटम की जो रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं होती पाई बॉन्ड के अराउंड, क्योंकि एक तो ये जो है वो एक तो हाई एनर्जी होती है इनकी, ठीक है, इनको ज़रा सा भी हिलाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये रिएक्टिव किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं होता एटम्स के एटम में पाई बॉन्ड को जो है ना मूव करना। इफ़ एनी एटम इज़ मेड टू डू सो, द लॉब्स ऑफ पी ऑर्बिटल विल नो लॉन्गर बी कोप्लानर एंड विल नॉट ओवरलैप टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। अगर हम ये करते भी हैं, पी ऑर्बिटल्स को अगर हम रोटेट करवाते भी हैं, तो क्या होता है कि जो पी ऑर्बिटल के जो मतलब पाई बॉन्ड के जो क्या कहते हैं लोब्स हैं ना वो फिर एक प्लेन में नहीं आएंगे, क्योंकि पैरेलल जो है वो बॉन्डिंग हो रही है। तो जब अपनी पोजीशन से वो एक लोब हटेगा ना, या रोटेट होने के लिए एक लोब मतलब एक पाई बॉन्ड मतलब पाई जो वो है पी ऑर्बिटल जो है, अगर वो अपनी पोजीशन से हटेगा तो क्या होगा कि पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होगी और इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकती। दिस रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अराउंड अ पाई बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इन एल्केन। ये जो रोटेशन है ना पाई बॉन्ड की, इससे क्या जन्म देता है, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म अल्केन्स में। अभी जो ये सिस और ट्रांस क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए कि ये रिस्पॉन्सिबल पाई क्या नाम है, क्योंकि पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकते इसलिए जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है ना वो बनाए गए हैं क्या कहते हैं मतलब अल्केन्स के लिए। ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। So thank you. This is all about the modern concept. It is also basic in modern concept. I hope you all understand very well. I know organic chemistry is very difficult, but if you let the things understand in very अगर आप जो है ना चीज़ों को आसानी के साथ आराम आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आपको जो है वो हर चीज़ आसानी से समझ आएगी। if you like my videos then please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon, and if you have any query let me know in the comment section. Thank you.